हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में आज हम अपना टेस्ट 3 है पॉलिटी से संबंधित वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टेस्ट को हम विभिन्न खंडों में प्रतिपादित करेंगे। आप जरूर देखिए, आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सही नहीं है वो कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को उस राज्य विशेष का मतदाता होना चाहिए। ये कह रहा है किसी राज्यसभा में कोई राज्य विशेष से चुना जा रहा है व्यक्ति, तो वो उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं हो। मित्रों, आपको बताना है कि जो SC ST समुदाय से संबंधित है, क्या वो अनारक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है, भारतीय संविधान की 100वीं अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो मित्रों, आपको पहले कथन के बारे में बता देता हूँ। मित्रों, ये कथन गलत है, क्योंकि ये 2003 से पहले प्रावधान था कि उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, बट 2003 में इसको समाप्त कर दिया। इस दृष्टि से ये गलत है, लेकिन हमारा आंसर सही होगा। हमें गलत ही पूछा है। और ये भी गलत है, क्योंकि जो जनरल सीट है उस पर SC ST चुनाव लड़ सकता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो गया, तो हमें गलत ही पूछा है, तो आंसर की दृष्टि से ये सही हो गया। और आप सभी को ये तो पता होगा कि राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन ही गलत हो गया, लेकिन गलत ही पूछा है तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब तीनों देखते हैं, तीनों सही हो रहे हैं, और ये में आ रहा है 1 2 3, इसका सही आंसर ए होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों के हटाने के संदर्भ में आपको बताना है। इसमें कथन मित्रों सही पूछा है, आपको सही कूट बताना है। पहला ये कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसको हटाने और हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया समान है या नहीं है। दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य, के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है या नहीं। तीसरा कथन ये कह रहा है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। जो ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है, ये हटाने की प्रक्रिया को बताता है या नहीं, आपको बताना है। तो मित्रों, आपको ये सब को पता होगा कि राज्यपाल है ये कभी आदेश हटाने का जारी नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अगर एलिमिनेशन मेथड से देखें नहीं आपको ये भी पता होता तो आप सही से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर बी होगा, 1 और 3। ये तीसरा भी सत्य है और ऑप्शन ए भी सत्य है, क्योंकि समान प्रक्रिया है दोनों के लिए। इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर ये कह रहा है, संसद सत्र के 17 अवसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति सत्र चलने के दौरान सदन का 17 अवसर नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, 17 अवसर लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं करता है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। ऑप्शन सी कह रहा है, लंबित नोटिस 17 अवसर पर
व्यापगत नहीं होते हैं। और डी कह रहा है सामान्यतः सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता, आपको बताना है। पहला कथन मित्रों ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि सत्रावसान राष्ट्रपति ना करके जो पीठासीन अधिकारी है वही कर रहा है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। सत्रावसान में लोकसभा में जो भी लंबित विधेयक है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दृष्टि से हम देखें तो ये दूसरा कथन सत्य हो गया। और तीसरा ये कह रहा जो भी नोटिस है वो सत्रावसान के दौरान व्यापगत हो जाते हैं, बट इसमें बात कर रखी है नहीं होते। इस दृष्टि से ये हमारा कथन गलत हो गया। सामान्यतः सदन का पीठासीन अधिकारी सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है। मित्रों ये कथन भी गलत है, क्योंकि वो जारी नहीं करता है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर बी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है संसद के एक सदन के विश्रांति काल के संदर्भ में आपको बताना है ये किसको संदर्भित कर सकता है। इसमें पहला कह रहा है प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच की अवधि। मित्रों ये कथन गलत है। दूसरा कह रहा है किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उनके पुनः समावेत होने की अवधि। तो मित्रों ये कथन सत्य है। सत्रावसान उसे कहते हैं जो एक सत्र समाप्त हो गया और जब दूसरा नया सत्र स्टार्ट होता है उसके बीच में जो अवधि होती है उसे ही विश्रांति का काल कहते हैं। इस दृष्टि से 4 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। अब हमारा 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है, आपको बताना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उस प्रक्रिया में कौन कौन पार्टिसिपेट होता है ये आपको बताना है। तो मित्रों राष्ट्रपति होता है, आप सभी कन्फर्म है इससे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी होते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली में ये होते। और आपको ये भी पता होगा संबंधित राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता है और संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जा सकता है। और आपको ये पता होगा इसमें मुख्य सचिव का कोई रोल नहीं होता। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो गया और विपक्ष के नेता का भी इसमें कोई रोल नहीं होता, ये कथन भी गलत हो गया। 1 2 3 4 कथन हमारा सही है। इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। आपको सिक्योरिटी पूछा है, इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ए हो गया। मित्रों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन है। आपको जो प्रत्यायोजित विधान है इसके बारे में बताना है। मित्रों ये जो संसद कानून बनाती है उसके बारे में कह रहा है कि उस संदर्भ में जो प्रत्यायोजित विधान है उसके बारे में आपको बताना। पहला क्या राज्यसभा द्वारा राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। ये कह रहा है कि जब राज्य सूची में संबंधित कोई विषय है उसको अगर राज्यसभा बना रही कानून, इसे कहते हैं इस विधान को। हाँ दूसरा कह रहा है राज्यसभा द्वारा केंद्र व राज्यों दोनों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा गठित करने के लिए लोकसभा को अधिकृत करना, कैसे कहते हैं। तीसरा कहता है राज्यों का समूह जो राज्य सूची में निहित किसी विषय पर एक आदर्श कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करता है, आपको बताना। इसे कहते हैं संसद कानूनों की रूपरेखा बनाती है तथा कार्यपालिका को मूल कानून के ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत करती। तो मित्रों आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर डी है, क्योंकि कानून बना देती है संसद विधायिका और फिर उसी कानून के आधार पर जो कार्यपालिका होती है वो अलग अलग नियम और विनियम बनाती है। इसी प्रणाली को, इसी सिद्धांत को, इसी अवधारणा को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया। अब हमारा अगला 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है राज्यसभा के जो सभापति हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है
वह सदन का सदस्य नहीं होता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। लेकिन मतों के बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन पहले प्रक्रिया में वो मतदान नहीं करता। बट यदि मतदान प्रक्रिया में बराबर हो जाए दोनों पक्षों के मत, पक्ष और विपक्ष में, उस दृष्टि में ये अपने विवेक से और मतदान करता है बराबर की दशा में। इस दृष्टि से हमारा पहला कदम सत्य हो गया। अब दूसरा कि जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, आपको पता होगा सभापति उपराष्ट्रपति भी होता है, तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वह राज्य के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। मित्रों ये कथन सत्य है। उस टाइम जो उपसभापति है वो राज्यसभा का कार्य का निष्पादन करता है। इस दृष्टि से हमारा दोनों कथन सत्य हो गए। तो इसका सही आंसर सी हो गया। 1 और 2 मित्रों यहाँ टाइपिंग में गलत है, इस दृष्टि से आपका आंसर 1, 2 दोनों होगा। सी ऑप्शन है, यहाँ सी कर देना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ये कह रहा है ये संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है, आपको सही कथन ही पूछा मित्रों, ध्यान रखना। पहला ये कह रहा है इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको पता होगा ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मित्रों हमारा ये कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मित्रों ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। और यदि इसे संसद के दोनों सदनों पर द्वारा विधिवत पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। मित्रों आपको ये पता होना चाहिए कि जो विधेयक है संविधान संशोधन का, वो कोई भी संसद का सदस्य कर सकता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। और अगर हम दूसरा एलिमिनेशन से निकाल देते हैं, आपको तीसरा पता भी नहीं हो तो भी हमारा आंसर निकल जाता है, क्योंकि ए और सी दोनों सही होगा, केवल 1 और 3 होगा। और ये भी आपको बता देता हूँ, जो संविधान संशोधन है उस पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सहमति देनी होती है। साथ में इसमें सही बैठक का प्रावधान भी नहीं है और किसी भी सदन में किया जा सकता है और कोई भी सदस्य इसको प्रस्तुत कर सकता है। इस दृष्टि से हमारा इसका बी आंसर सही हो गया। मित्रों अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है 9th नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसमें आपको सही कथन बताना है। जो 2 कथन दे रखे हैं इसमें दोनों में सही कौन सा है। पहला कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है जिसे कॉलेजियम कहते हैं। आपको बताना मित्रों ये कथन सत्य है असत्य। मित्रों इस कथन को ध्यान से पढ़ना, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है एक प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति के अंतिम अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है। ये आपको बताना है। जो प्रतिष्ठित न्यायविद है क्या वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, दूसरा कथन सत्य है। राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई न्यायविद है तो उसको चाहे वो शर्तें पूरी करता हो या नहीं करता, उसने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे काम किया हो या नहीं किया, लेकिन वो राष्ट्रपति की नज़र में है अगर न्यायविद, तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर सकता है। ये हमारे संविधान में प्रावधान है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन दूसरा सत्य होगा। मित्रों आपको पहला कथन सत्य लग रहा होगा कि कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती, लेकिन मित्रों ये कहा न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली से उसकी नियुक्ति नहीं की जाती। ये तो सिर्फ सलाहकारी निकाय है, सिर्फ सलाह देता है। तो नियुक्ति की बात कर रहा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया, क्योंकि ये नियुक्त नहीं करता, ये सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देता है। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर बी होगा, केवल और केवल 2। अब हमारा अगला 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विपक्ष के नेता के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। 2 दे रखे। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। मित्रों आपको बताना है कि संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख है या नहीं है।
तो मित्रों ये कथन गलत है, क्योंकि विपक्ष के नेता का उल्लेख जो संसदीय प्रक्रिया नियम है उसमें कर रखा है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सही है, क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है। वे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधा का हकदार है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये मंत्री के समान वेतन भत्तों का हकदार होता है। आपको ध्यान रखना, विपक्ष का नेता जो होता है वो हकदार होता है इन सुविधाओं का। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और हमें सही कथन ही पूछा है मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। और साथ में हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया। एक मित्रों समिति है, इसने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया वो बता रहे हैं, विधान परिषदों वाले राज्यों में, जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मित्रों इसमें से एक समिति ने ये कहा कि जो विधान परिषद है उसमें स्थानीय सरकार है, लोकल बॉडी है, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके सदस्य होने चाहिए नियुक्त या निर्वाचित। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, ये जो अपनी जो 2007 में कुंसी आयोग का गठन किया गया था, इस कुंसी आयोग ने ये सिफारिश दी थी। और इस दृष्टि से हमारा ये कथन इसका भी सही हो गया, कुंसी आयोग। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता या आर्हताएं आवश्यक है। आपको क्वालिफिकेशन बतानी है राज्य विधानमंडल के सदस्य की। वह संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए। आपको ये मतदाता होना चाहिए। पहला कथन इसके बारे में कह रहा है कि वह संबंधित जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का मतदाता या निर्वाचक होना चाहिए। तो मित्रों ये कथन सत्य है। जो अपना एक्ट प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 है उसमें ये बात कर रखी है। और ये दूसरा 30 वर्ष की कह रहा है मित्रों, ये गलत है, क्योंकि इसमें आयु है वो 25 वर्ष दे रखी है कि जो 25 वर्ष का होता है वो विधानमंडल में सदस्य के रूप में आर्य होगा, साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात कह रखी है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया और पहला कथन सत्य हो गया। इसका सही आंसर ये होगा केवल और केवल ए। अब हमारा अगला 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल है। आपको बताना कौन सी अर्हताएं सही है। उच्चतम न्यायालय के बारे में कह रखा है। मित्रों आपको बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मित्रों आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये कह रहा है उसकी आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी न्यूनतम आयु के बारे में कोई प्रावधान नहीं कर रखा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मित्रों आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ ये कथन सत्य है। उसको उच्च न्यायालय है ना, या तो एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक में 5 वर्षों तक न्यायाधीश अगर वो है या रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अगर साथ में अगर वो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता भी रहा होगा, 10 वर्षों तक अधिवक्ता भी रहा होगा, तो भी वो पात्र है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। और साथ में ये भी कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन आयु के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कह रहा है कि वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम आयु के प्रावधान नहीं कर रखा है। इस दृष्टि एक हमारा गलत, 2 और 3 सही हो गया। 2 और सही ऑप्शन ही पूछा है आपको, 2 3 ऑप्शन बी में सही है, केवल 2 और 3। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में मित्रों आपको सही कथन बताना है। ये पहला कथन ये कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष को संसद के सभी सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। और दूसरा कथन ये कह रहा है वो भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकता है। आपको बताना ऑप्शन बी सही है या असत्य।
जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। जब लोकसभा विखंडित होती है, अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं छोड़ता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। मित्रों, आपको बताना है डी ऑप्शन ये कह रहा है कि लोकसभा तो विखंडन हो जाती है लेकिन ये अध्यक्ष पद पर बना रहता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है नहीं। मित्रों, आपने अगर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन डी से तो वाकिफ होंगे कि लोकसभा विखंडन हो जाती है लेकिन ये अध्यक्ष इस पद पर बना रहता है। लेकिन हमारा तीसरा सही कह रहा, ऑप्शन 4 सही कह रहा डी, तो हमारा आंसर तो ये हो गया। और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन बता देता हूँ कि विशेष बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत से भी हटाया जा सकता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो गया। ये त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, न कि राष्ट्रपति को। यहाँ पे राष्ट्रपति की बात कर रखी है। अगर जो हटाने का मामला उस सदन में चल रहा है तो वो कार्रवाई में भाग ले सकता है बट डिसीजन नहीं ले सकता है। सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, लेकिन ये कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, ये बात कर रहा है। तो भी हमारा ये कथन गलत हो गया और बी गलत हो गया। इसका सही आंसर डी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रखा है, संसदीय मंशा या फॉर्मों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन ही पूछा है। पहला कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय फॉर्मों का पदेन अध्यक्ष होता है। जो सभी संसदीय फॉर्म में उसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, जो अपनी 8 संसदीय फॉर्म है उसमें जनसंख्या और स्वास्थ्य वाली है, उसमें लोकसभा का अध्यक्ष ना होकर राज्यसभा का सभापति होता है। लेकिन यहाँ पे ये सभी की बात कर रहा है, तो हमारा ये कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मंचों के सदस्यों का कार्यकाल उनके संबंध सदन के सदस्यता के साथ संबंधित होता है। आपको बताना है दूसरा कथन सत्य है या नहीं। ये कह रहा मंचों के जो सदस्यों का कार्यकाल है उनके संबंध सदन के सदस्यता का कार्यकाल से संबंधित होता है कि वो जब तक सदन का सदस्य है तब तक रह सकता है, और अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो वो नहीं रह सकता। मित्रों, ये कथन सत्य है। तीसरा, कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को लिखित रूप से फॉर्म से अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो दोस्तों, ये भी कथन सत्य है क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति जो भी उसका अध्यक्ष है फॉर्म का उसको दे सकता है। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर ए बी हो गया, केवल 2 और 3। क्योंकि मित्रों, अगर आपको ये भी पता होता तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपको पता नहीं होता तो। और